हाय एवरीवन। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट, और वो पॉइंट है आपका द एज ऑफ रिवॉल्यूशन का। क्या चीज का ये? द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। ये एज ऑफ रिवॉल्यूशंस को डिस्कस करने से पहले ये जो रिवॉल्यूशंस वर्ड है, इस रिवॉल्यूशन वर्ड के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके पॉइंट जो है ना वो डिस्कस करते चले जाएंगे। तो रिवॉल्यूशन मींस दिया हुआ है कि एक्शन टेकन बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। ध्यान से सुनना है। एक्शन टेकन बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। और वैसे अगर हम लोग देखें ना तो रिवॉल्यूशंस को हिंदी में ना एक तरह से क्रांति का नाम दिया जाता है। क्रांति को हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उलटफेर या फिर बहुत बड़ा सा परिवर्तन। ऐसा सिस्टम जो पहले से चलता आ रहा होगा उसको चेंज करना, जिसको एक तरह से कहा जाता है। तो इसलिए इसमें दिया गया कि एक्शन टेकन बाय द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा एक्शन जो लिया गया लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा टू ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब उस कंट्री के गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए। तो इसलिए इसको एक तरह से हम लोग क्रांति का नाम भी दे सकते हैं। रिवॉल्यूशंस को हम लोग क्रांति भी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं रिवॉल्यूशन जो चैप्टर हम लोग का दिया गया उसके बारे में। नाउ द 18th सेंचुरी यूशर्ड इन अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कहते ये जो 18th सेंचुरी था ना, एक तरह से अगर हम लोग 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो ये एक नया सा ना दौर था उस समय में। किस चीज के लिए? तो एक तरह से हिस्ट्री जो था पूरे का पूरे वर्ल्ड में ना किस तरह से चेंज वगैरह हुआ था, ये एक नई सी दौर कहा गया था उस समय में। एंड देयर वर द two significant events that they strained the forces of the democracy and the nationalism। कहते हैं कि उस समय में दो ऐसी इवेंट घटनाएं वगैरह हुई थी जो खास करके उस समय में ना वो डेमोक्रेसी के लिए भी और नेशनलिज्म के लिए भी थ्रू आउट द वर्ल्ड में जो था एक चेंजिंग जैसा लाया हुआ था। नाउ दिस वेयर द रिवॉल्यूशन इन द अमेरिका एंड द नेक्स्ट फ्रांस। और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो आपका अमेरिका में देखा गया था और फ्रांस में देखा गया था। अब हम लोग आते हैं ये जो नेशनलिज्म वर्ड हमने अभी अभी यूज किया है, ये नेशनलिज्म वर्ड होता क्या है? अब नेशनलिज्म का दिया हुआ कि अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अ लव एंड प्राइड। कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना किसके लिए? तो लव एंड प्राइड किसके लिए? तो वंस ओन कंट्री, मतलब किसी एक पर्सन का अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा सा लव और प्राइड होना ही एक तरह से नेशनलिज्म कहा जाता है। तो ये जो नेशनलिज्म की बात हुई यहां पर में, ये जो हमने कहा अभी अभी, फिर इसके बाद में जो हमने दो इवेंट्स के बारे में कहा था कि पूरे का पूरे वर्ल्ड के अंदर में ना ये एक तरह से जो फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेसी थी, नेशनलिज्म था, वो पूरे का पूरे वर्ल्ड में ना ये एक तरह से सिग्निफिकेंट इवेंट की तरह से देखा गया था। और ये घटना उस समय में दो कंट्रीज में था। एक तो हमने कहा आपका अमेरिका का नाम और दूसरा मैंने कहा फ्रांस। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड जो पॉइंट हम लोग का है वो अगला पॉइंट हम लोगों का द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये अमेरिकन वॉर ऑफ जो इंडिपेंडेंस था वो खास करके क्या था। अब जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब किस तरह से अमेरिकन वॉर जो था वो इंडिपेंडेंस का, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। नाउ the discovery of the America led the England, France, Spain and Holland to establish their colonies there। कहते हैं कि जिस समय में एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब डिस्कवरी हुआ था अमेरिका का, तो अमेरिका का डिस्कवरी होने के बाद में क्या हुआ था, तो इंग्लैंड का, फ्रांस का, स्पेन का और हॉलैंड का ये ना एस्टैब्लिश किया अपना कॉलोनीज वगैरह। कहां पर में? तो अमेरिका में, वहां पर में। ओके, नाउ thus from the 16th century onwards people from the different European countries began to settle in America। कहते हैं ये जो चीज था ना उस समय में ऑनवर्ड कहा गया आपका 16th सेंचुरी। मतलब क्या? एक तरह से 16th सेंचुरी के पहले ही, 16th सेंचुरी के पहले ही यहां पर में क्या हुआ था, एक तरह से अगर हम लोग देखें तो ये सभी जो थे ना वो मतलब पीपल जो थे वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के आकर के सेटल हुए थे। कहां पर में आकर के? तो अमेरिका में आकर के। कहां पर में आकर के ये लोग सेटल हो गए थे? तो ये लोग आकर के सेटल हुआ आपका अमेरिका में। कब की बात है ये?
तो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, मतलब 16th सेंचुरी से पहले की बात है। एंड द अमेरिकन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस वाज द फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इन द हिस्ट्री इन व्हिच पीपल असर्टेड द राइट टू बी द रूल देयर। अब कहते हैं कि जिस समय में ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, ये एक तरह से ना फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट कहा गया था। इसको क्या कहा गया था? फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट कहा गया था। किस बात के लिए? इन हिस्ट्री इन विच द पीपल असर्टेड द राइट टू रूल देमसेल्फ, जहां पर में पीपल क्या कर सकता था? अपने से ही वहां पर में एक तरह से रूल कर सकता था। ये जो असर्टेड वर्ड हमने कहा, इसका मतलब होता है टू से समथिंग क्लियरली एंड फॉर्मली, मतलब एक तरह से कुछ कहना, वो क्लियरली और फॉर्मली उस चीज को समझाना या दिखाना। तो इस तरह से आपका ये जो था ना रूल वहां पर हुआ। सो इट लेड टू सम मेजर चेंजेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर यहां से क्या होता है? एक तरह से ये चेंजिंग होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग कहा जाता है, जहां से फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अब इसके बाद जो अगला पार्ट हमारे पास है, वो हम लोग आते हैं द कॉलोनीज के बारे में समझेंगे। आखिर ये कॉलोनीज क्या था उसके बारे में बढ़िया से हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ कम टू बी द पॉइंट अबाउट टू बी द कॉलोनीज। अब हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हमारा है क्या चीज का? द कॉलोनीज का। ये कॉलोनीज हुआ क्या करता था, ये चीज भी सबसे पहले समझना जरूरी है, क्योंकि जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं उसमें एक एक करके सब चीज का समझना बहुत जरूरी रहेगा। कॉलोनीज के बारे में कहा गया कि अ कंट्री और एरिया दैट इज रूल्ड बाय अनदर मोर पावरफुल कंट्री, मतलब एक तरह से या तो एक कंट्री या कुछ ऐसा एरिया जहां पे रूल किया जाएगा, किसके द्वारा? अनदर मोर पावरफुल कंट्री के द्वारा। तो ये एक तरह से कॉलोनी जो था उस समय में ये कहलाया। तो बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी देयर वर द 13 ब्रिटिश कॉलोनीज अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। अगर हम लोग चलते हैं ना मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी में, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी में अगर हम लोग चलते हैं तो यहां तक आते आते क्या हुआ था? कम से कम 13 ब्रिटिश कॉलोनीज जो था, कितने टोटल? 13 ब्रिटिश कॉलोनी जो था ना, वो ऑलवेज आपका ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में एस्टैब्लिश हो चुका था। तो मैंने कहा कि 18th सेंचुरी तक आते आते लगभग 13 ये जो कंट्रीज थे ना, ये 13 आपका ब्रिटिश मतलब कॉलोनीज था उस समय में, ये लोग ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में आकर के एस्टैब्लिश हो चुके थे। नाउ पीपल हु हैड सेटल्ड इन दिस कॉलोनीज हैड द ओरिजिनल कम फ्रॉम इंग्लैंड। कहते हैं कि जो पीपल यहां पर में खास करके आए हुए थे वो कहां से आए हुए थे, ये चीज भी समझना जरूरी है। तो ये ओरिजिनली जो है ना, ये लोग खास करके जो आए थे वो इंग्लैंड से आए थे। दे हैड गॉन देयर द सीकिंग मनी। खास करके लोग आए क्यों थे? तो दे हैड गॉन देयर सीकिंग मनी, फ्रीडम एंड द बेटर लाइफ। ये लोग सीकिंग मनी के लिए, फिर इसके बाद में फ्रीडम के लिए और बेटर लाइफ के लिए। सीकिंग मनी का अर्थ होता है ना पैसे के लिए, पैसे की खोज वगैरह में, और उसके बाद में फ्रीडम आजादी के लिए, ये सारे के सारे चीजों के लिए ये लोग यहाँ पर में आकर के क्या हुए थे? स्टैब्लिश हुए थे। अपने लाइफ को बेटर और बनाने के लिए ये लोग यहाँ पर में एक तरह से आकर के स्टैब्लिश हुए थे। कहां पर में? तो नॉर्थ अमेरिका में। ये चीज पॉइंट हम लोग को समझना होगा। द कॉलोनीज which were under the control of the British government enjoy a considerable amount of the freedom in the matters of the internal administration। अब कहते हैं कि यहां पर में खास करके ना जो कॉलोनीज वगैरह था वो कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, वो लोग एंजॉय करते थे। कंसिडरेबल अमाउंट जो था ना वो एक तरह से इनको दी गई थी, किसके लिए? तो फ्रीडम इन द मैटर्स ऑफ द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके ऊपर में उन लोगों को इस तरह से छूट वगैरह कुछ दी गई थी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एवरी कॉलोनी हैड अ गवर्नमेंट एंड द लोकल काउंसिल। कहते हैं कि हर एक कॉलोनी में क्या होता था ना, तो एक तरह से वहां पर अगर हम लोग देखें तो गवर्नर हुआ करता था। गवर्नमेंट तो चलती ही थी, तो वहां पर में हर एक कॉलोनी में अगर हम लोग देखें तो एक एक करके ना गवर्नर हुआ करता था खास करके, और एक लोकल काउंसिल भी हुआ करते थे। कौन हुआ करता था? तो लोकल काउंसिल भी हुआ करता था। अब ये गवर्नर और लोकल काउंसिल ये तो हुआ। The local council was elected by the people and who reside in the colony। कहते हैं कि खास करके उस समय में जो लोकल काउंसिल हुआ करता था, ये लोकल काउंसिल इलेक्टेड किए जाते थे किसके द्वारा? तो जो पीपल हुआ करता था ना उस कॉलोनी का, वही लोग इसको ना एक तरह से चूज करते थे। एंड द लोकल कॉलोनीज पास द लॉ एंड द लिट
टैक्सेस। और ये जो लोकल कॉलेज होता था ना, वहां पे लॉ वगैरह भी पास होती थी और उसके बाद में टैक्सेस वगैरह भी इनके ऊपर में दिया जाता